सक्सेस पॉइंट सैदपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जानते हैं रुधिर के बारे में, यानी ब्लड के बारे में। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल से तात्पर्य है कोई भी चीज़ प्रवाहित होने वाली, यानी बहने वाली, और तरल संयोजी ऊतक है। इसके साथ ये इसको हम कह सकते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक। और ये हमारी वाहिनियों में शरीर के प्रत्येक अंगों में बहता रहता है तथा पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है। अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हम लेते हैं फेफड़े से, फिर कोशिकाओं तक वो ऑक्सीजन को रुधिर पहुंचाने का काम करता है, और वहाँ से ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ब्लड लेके आता है फेफड़े में, और फेफड़े से हम बाहर निकालते हैं। और पोषक हमारे आंत में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके पोषक तत्व को अवशोषित करके ब्लड पूरे शरीर के भागों तक पहुंचाता है, और वर्ज्य पदार्थों के उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है, और उसके साथ ही हार्मोन को भी सभी अंगों तक पहुंचाता है। रुधिर की संरचना की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को Fe यानी आयरन बनाने में मदद करता है। और किसी भी व्यक्ति के शरीर के भार का 7 से 8% ब्लड होता है, जो कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति 50 kg का है और उसका 7% अगर निकालेंगे तो 3.5 लीटर के लगभग में उसके शरीर में ब्लड पाया जाता है। अगर हम देखें तो महिलाओं में ब्लड कम होता है पुरुषों की तुलना में, यानी पुरुषों में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है। और रुधिर के 2 प्रमुख घटक हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ। प्लाज्मा जो होता है ये 55 से 60% होता है, जबकि रुधिर कणिकाएँ जो होती है 45 से 40% होती है। तो जाहिर सी बात है कि रुधिर कणिकाएँ कम हुई, जब कम है तो कोई भी कम चीज़ किसी ज़्यादा में ही प्रवाहित होंगी ना, तो प्लाज्मा में रुधिर कणिकाएँ बहती रहती हैं। और प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो कि एंटीबॉडी बनाता है, यानी प्रतिरक्षी। और इसको एंटीबॉडी जो होती है 2 टाइप की होती है, एक A और B। इसको हमेशा A और B को स्मॉल से दिखाते हैं। और रुधिर कणिकाएँ जो होती है ये 40 से 45% होती है, और इसमें एंटीजन पाया जाता है। और ये 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, A और B। इसको कैपिटल A और B से दिखाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। जैसा कि अभी हमने जाना कि प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% होता है। अब इस प्लाज्मा में भी जल होता है और खनिज लवण होता है। जो जल होता है वो 90 से 92% होता है, जबकि खनिज लवण जो होता है 8 से 10% होता है। और यहाँ पे खनिज लवण में भी कार्बनिक होते हैं और अकार्बनिक, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अकार्बनिक जो होता है इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की मात्रा होती है, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इतना ही नहीं बल्कि कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। इन सभी के फास्फेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। और इन सभी के वजह से, यानी अकार्बनिक के वजह से ब्लड का जो वो होता है pH जो होता है वो क्षारीय होता है। अब कार्बनिक इसमें जो होते हैं इसमें अमीनो अम्ल होता है, ग्लूकोज होता है, वसा होता है, फास्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और कुछ विटामिन्स होते हैं। जबकि और होता है इसमें प्रोटीन में, जैसे कि प्रोटीन में फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथम्बिन जो क्लोटिंग करने का काम करता है, ग्लोब्युलिन होता है, एल्बुमिन होता है। और इसमें कुछ घुलित गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन गैसें होंगी। और इसमें उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। उत्सर्जित पदार्थ का मतलब कि इसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। और हार्मोन और एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये सब प्लाज्मा में सब घुले रहते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि रुधिर के 2 घटक होते हैं, उसमें एक प्लाज्मा था और एक रुधिर कणिकाएँ थी। तो अब हम जानते हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में। रुधिर कणिकाएँ जो होते हैं ये
तस्तरी नुमा संरचना में होती है और शीशे के चूड़ के समान होती है और ये निम्न 3 भागों में होती है। एक होता है लाल रक्त कणिकाएं, एक श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा प्लेटलेट्स होता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स और श्वेत रक्त कणिकाएं वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। और इसकी खोज जो जिन्होंने किया था एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने किया था। और ये छोटी, चपटी और गोल दोनों ओर से दबी हुई, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बाइकॉन्केव यानी कि उभयावतल आकार में होता है। और इसमें जो होता है केंद्रक अनुपस्थित होता है यानी अब्सेंट होता है, केंद्रक होता ही नहीं है। एक नॉर्मली हम लोगों या ह्यूमन ब्लड में नहीं होता है, लेकिन ऊंट में, जिराफ में और लामा में उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी जो होते हैं संख्या में 4 से 5 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है। यानी कि अगर हीमोसाइटोमीटर में हम अगर नापेंगे तो मिलीमीटर में देखेंगे 4 से 5 लाख उसके ब्लड सेल्स दिखेंगे। और इसका जीवन काल जो होता है 100 से 120 दिन का होता है। और इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, जैसे हड्डियाँ होती है, हड्डियों के बीच में जो एक गैप होता है और उसमें ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है, जो यानी गर्भावस्था में यानी कि भ्रूणावस्था में होते हैं, तो उस टाइम में उनके प्लीहा में ब्लड सेल्स का निर्माण होता है यानी कि स्प्लीन में। और ये शरीर के, अगर ऐसा माना जाता है कि मतलब कि ह्यूमन ब्लड के सेल्स में, ह्यूमन सेल्स में सबसे छोटी सेल्स जो अगर है तो वो आरबीसी की सेल्स है। और लेकिन ये भी है कि अगर हम पूरा यूनिवर्सल में देखेंगे तो हाथी जो है इसके आरबीसी की सेल्स जो है सबसे बड़ी होती है, जबकि कस्तूरी हिरन जो होती है उसके आरबीसी के सेल्स जो होते हैं छोटे होते हैं। और ये आरबीसी जो होता है ये यकृत यानी कि लीवर में और प्लीहा में नष्ट होता है। और प्लीहा को हम रक्त का यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो अब आइए, अब हम जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन जैसा कि हम अभी पहले ही जान चुके हैं कि यह लौह युक्त प्रोटीन होता है, यानी कि इसमें Fe यानी आयरन होता है, जिसके वजह से वो लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन लेवल अगर हम चेक करेंगे उसमें, जैसे मान लीजिए कि ब्लड लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें HCl मिलाते हैं तो चेक किया जाता है, तो उसका कलर के अकॉर्डिंग मिलाया जाता है, तो देखा जाता है हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है। मैक्सिमम 16 होता है, तो महिलाओं में 12 से 14 होता है, जबकि पुरुषों में 14 से 16 तक होता है। श्वसनांगों में जो हीमोग्लोबिन होता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू जब हमारे फेफड़े में जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक डाला था वीडियो फेफड़े के बारे में, तो काफ़ी विस्तार से डाला था, देखिएगा आप लोग, फिर ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ सकता है। तो श्वसनांगों में जाता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को कैप्चर करता है कुपिकाओं से, वहाँ से ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब सेल्स में जाता है शरीर के सभी कोशिकाओं में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं यानी चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर जाता है। जब ऑक्सीजन वहाँ पे जाता है तो जो एनर्जी होती है स्टोर होती है एटीपी के रूप में, तो वो चेंज हो जाती है एडीपी के रूप में। और उसके साथ ही साथ CO2 बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर वहाँ से O2 अब वापस आना भी तो होता है उसको, तो कोशिकाओं में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन फिर वहीं पे होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और फिर उसको लेके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिलता है, तब क्या बन जाता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब फेफड़े में आता है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसको हम बाहर छोड़ देते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में यानी WBC के बारे में। तो WBC जो होता है ये बाहर से आए हुए
कीटाणुओं या बैक्टीरिया वैक्टीरिया का भक्षण करता है, और इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, कोई शेप नहीं होता है, किसी भी आकार, जैसे अमीबा होता है उस टाइप में ये अपना आकार कर लेता है। और इसकी संख्या की बात करें तो ये आरबीसी से कम ही होता है। इसकी संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। और इसमें जो होता है केंद्रक उपस्थित होता है, यानी प्रेजेंट होता है। और इसकी जीवन काल जो है 10 से 13 दिन तक का होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है 2 भागों में बटी होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स में क्या होता है कि इसमें अगर हम इनके सेल्स को स्टेन करना हो, यानी कलर में लाना हो, तो एसिड को डालते हैं। जब एसिड डालते हैं तो स्नोफिल्स जो होता है वो स्टेन हो जाता है, यानी कलर में आ जाता है। और स्नोफिल्स ये WBC का 1 से 4% होता है। और स्नोफिल्स के सेल्स होते हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं, यानी इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो स्नोफिलिया रोग हो जाता है, स्नोफिलिया। और स्नोफिल्स जो होता है ये प्रतिरक्षण के काम में आता है और संवेदनशीलता लाता है शरीर में। बेसोफिल्स 0.5% होता है WBC का। और इसके सेल्स इसमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इसमें सेल्स जो होते हैं काफ़ी स्टेन है और डार्क भी है, और दो भागों में बटे से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स 2 या 3 भागों में डिवाइड होते हैं। और इसमें एलर्जेंस, कोई भी एलर्जेंस होता है, जैसे बाहर से हमारे बॉडी में कोई सा भी एलर्जेंस जब आता है तो वो बेसों से जब इंटरेक्ट होता है तो क्या होता है, जो बेसोफिल्स होता है वो हिस्टामिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जब जिसके वजह से हमें किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। जैसे कि एक होता है, जैसे कि डेंगू मच्छर काट लेता है तो क्या होता है कि शरीर पे एक बड़े बड़े चकत्ते टाइप में रेड कलर के दिखाई देते हैं। वैसा ही टाइप में कुछ होता है, किसी को ठंडी के वजह से, किसी को बाहर के पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, जिसको जिलपित बोलते हैं, वो हो जाता है। और दमा के लक्षण भी दिखाई देते हैं। और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स, ये WBC का 50 से 70% होता है। और ये इसका भी होता है कि ये काफ़ी टुकड़ों में बटा होता है, इसके जो केंद्रक होते हैं काफ़ी टुकड़ों में बटे होते हैं, एक पतले सूत्र से, जो कि गुणसूत्र जो होता है उससे ही जुड़े हुए होते हैं। और ये जीवाणुओं का भक्षण करते हैं और बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अब आते हैं एग्रेनुलोसाइट्स, यानी कणिका रहित WBC में देखते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है लसिका ग्रंथियों में होता है, और इसके जो केंद्रक होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। अगर केंद्रक के आधार पर अगर हम देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट होता है उसके जो सेल्स, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो सेल्स होता है ये काफ़ी बड़ा है। वैसे तो इसके जो सेल्स है काफ़ी छोटे से है, लेकिन इसका केंद्रक जो होता है बड़ा होता है, इसके तुलना में दिख रहा है। जबकि मोनोसाइट्स में क्या होता है, इसके सेल्स जो होते हैं थोड़े से कटे हुए होते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि RBC हो गया, WBC भी हो गया, और ये तीसरा है प्लेटलेट्स कणिकाएँ। तो प्लेटलेट्स जो होता है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये इसका सबसे स्पेशल फीचर ये है कि जो प्लेटलेट्स होता है ये केवल मनुष्यों के ही ब्लड में पाया जाता है, और ये WBC से 40 गुना ज़्यादा होता है, और आकार में 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन तक होता है। और इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और इसका जो निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल जो होता है 1 सप्ताह तक होता है। और इसका कार्य सबसे मुख्य है कि ये थक्का बनाने में काम करता है, जिससे कि अगर किसी का कट जाता है या फिर ब्लड निकलने लगता है तो क्या होता है कि ब्लड को ये स्रावित होने से रोकता है, यानी जम जाता है बाहर। जैसे ये हमारे स्किन से बाहर आता है ना, तो मतलब कटने के बाद ब्लड, तो वो जम जाता है। जब जम जाता है तो बाहर के बैक्टीरिया से, जीवाणु से और धूल मिट्टी से बचाता है। तो अब हम जानते हैं ब्लड के कार्य के बारे में। तो अभी तक आप चैनल पे बने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। इस ब्लड का कार्य, अब इसमें जो होता है
ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि फेफड़े हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़े से मतलब कि कोशिकाओं तक पहुंचाना, फिर वहाँ से कोशिकाओं से फेफड़े तक लाना, और भोज्य पदार्थों का परिवहन जो कि हमारे छोटी आंत से और बड़ी आंत से, वहाँ से ब्लड जो होता है भोज्य पदार्थों के पोषक पदार्थों को अवशोषित करके हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और अमोनिया हो गए। इन सभी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। और हार्मोन का परिवहन करता है, जैसे कि उन हार्मोन को ब्लड परिवहन करता है जो अंतःस्रावी हार्मोन होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होते हैं, और रोगों से रक्षा करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जैसे कि स्तनधारी वर्ग के जो होते हैं, यानी उनके ब्लड होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि सभी मौसम में समान टेम्परेचर रहता है उनका, तो उसको नियंत्रित करता है ब्लड। और ब्लीडिंग को रोकता है, रक्तस्राव को रोकता है, और जल के संतुलन को बनाए रखता है, और शरीर की सफाई करता है। जैसे कि WBC शरीर के विभिन्न भागों में मृत कोशिकाएं होती हैं, तो उनको एक मलबे के रूप में होता है, तो उनको भक्षण करता है और एकत्र होने से बचाता है, और उसको बाहर उत्सर्जित मतलब कर देता है। तो ये ब्लड के बारे में था। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।